हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 4, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में आपको मैंने एक बताया था कि मैं लेक्चर नंबर 5 में आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के विषय में बताऊंगा, और उसमें आपने जो है क्रियात्मक समूहों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल किया है कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। ये किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्रियात्मक समूह जैसे COOH, CHO, X हो जाए, ये भी क्रियात्मक समूह ही है। और इसके बाद आपने पढ़ा था सजातीय श्रेणी। क्रियात्मक समूहों के बेस पे ही बनाया गया, के आधार पे ही बनाया गया सजातीय श्रेणी। उन सभी यौगिकों को एक सजातीय श्रेणी में रखा जाता है जिनमें क्रियात्मक समूह एक ही प्रकार का हो, और अगर क्रियात्मक समूह एक ही प्रकार का होगा तो उनका अणुसूत्र भी एक ही प्रकार का होगा। आप ये भी जानते रहिए, क्रियात्मक समूह के सभी सदस्यों के को जो है एक ही अणुसूत्र के द्वारा दिखाया जा सकता है। एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं वहां पे आप, कि सभी सदस्यों के एक ही अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बाद आप यहाँ पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 2 पद्धतियां हैं। एक है क्या? सामान्य या त्रिविम या निरर्थक पद्धति। एक है IUPAC पद्धति। जो सामान्य पद्धति है या त्रिविम पद्धति है, यह जो है अंग्रेजी जानते रहे, नॉर्मल ना, और ट्राइवियल सिस्टम, त्रिविम पद्धति, यह जो है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की अत्यंत प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का जो नाम होता है उनके स्रोत के आधार कि वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, या कुछ विशेष गुण, गंध वगैरह के आधार पर, रंग के आधार पर दे दिया जाता है। उनके प्राप्ति के आधार, उनके स्रोत मतलब वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, या कुछ विशेष गुणों के आधार पर दे दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH, फार्मिक अम्ल का यह नाम जो है, फार्मिक अम्ल का नाम जो फार्मिक अम्ल पड़ा है, ये कैसे पड़ा है? क्योंकि यह जो है सबसे पहले कहाँ पाया गया, मतलब लाल चींटियों में पाया जाता है। रेडांस लाल चींटियों में पाया जाता है। लाल चींटियों को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? फार्मिका। तो फार्मिका से प्राप्त होने की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया है? फार्मिक एसिड। ये अम्ल है और फार्मिका से प्राप्त हुए हैं, जिसको रेडांट कहते हैं ना, तो उससे प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनका नाम फार्मिक एसिड पड़ गया है। अगला क्या है? यूरिया। यूरिया का नाम यूरिया कैसे पड़ा? यूरिया का नाम जो यूरिया पड़ा है, ये पड़ा है यूरिन से प्राप्त होने की वजह से। यूरिया का जो यूरिया नाम पड़ा है, किसकी वजह से पड़ा है? यूरिन से प्राप्त होने की वजह से। अगला क्या है कि मेथेन को, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सामान्य नाम के, कि मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस मेथेन का सामान्य नाम है। क्यों भाई? क्योंकि यह सबसे पहले कहाँ पाया गया था? दलदली स्थानों पर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्सी प्लेसेस। अंग्रेजी में बोलते हैं मार्सी प्लेसेस, दलदली स्थानों पर पाया गया। इसके बाद अगला है कि एसिटिक अम्ल का नाम। एसिटिक अम्ल का नाम जो है, एसिटिक अम्ल कैसे पड़ा? एसिटिक अम्ल आप जानते हैं कि सिरका में पाया जाता है, विनेगर बोलते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, विनेगर कहते हैं। तो विनेगर को ग्रीक भाषा में एसीटम कहते हैं, एसीटम। तो एसीटम से प्राप्त होने की वजह से, हाँ, इसका नाम क्या बढ़ गया है? एसिटिक एसिड। एसीटम में पाया जाता है, जो आपका एसिटिक एसिड है वो एसीटम में पाया जाता है, जो कि विनेगर है, सिरका है, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है एसिटिक एसिड। अब इसके बाद आपको अगला पढ़ाएंगे IUPAC पद्धति। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कौन सी पद्धति? IUPAC पद्धति। आप लिख लें हेडिंग, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की, या हेडिंग सीधा करो IUPAC पद्धति। ध्यान दें आप लोग, IUPAC पद्धति। अंग्रेजी क्या है? मतलब इसका जो है फुल फॉर्म जानते हैं ना आप लोग? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान दीजिए आप, देखो ये ना आईयूपीएसी पद्धति एक सिस्टम है और ये एक आईयूपीएसी एक संस्था है जो कि जिनेवा में स्थित है। हाँ, ये जो है लोकेटेड इन जिनेवा। एक मतलब पद्धति है नाम की, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो आईयूपीएसी पद्धति है, ये एक तरीके से एक संस्था है। ये जिनेवा में स्थित है और ये कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम को जो है कह सकते हैं ना को मान्यता देती है। यही कह रहे हैं आप लोग, कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम को मान्यता देती है ये आईयूपीएसी पद्धति। हाँ, यहाँ रूल्स हैं, वहाँ कोई खास रूल्स नहीं था, कोई विशेष नियम नहीं था। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कोई विशेष नियम नहीं होते हैं किसमें, नॉर्मल सिस्टम, लेकिन इसमें विशेष नियम। इसमें जो है देखो, इसमें क्या लिखेंगे, इस पद्धति में, इस पद्धति में या से कह सकते, इस पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय, इस पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय सर्वप्रथम क्या लिखते हैं भाई, पूर्वलग्न। इसके बाद क्या लिखते हैं, मूलाक्षर या मूल शब्द, तथा क्या लिखते हैं, अनुलग्न लिखा जाता है। ये एक नियम है। मतलब अगर आप इस पद्धति से कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं तो जब भी नाम लिखेंगे सबसे पहले आपको लिखना है पूर्वलग्न, उसके बाद क्या लिखना है, मूलाक्षर, इसके बाद क्या लिखना है, अनुलग्न। आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्वलग्न, ध्यान दें, जो पूर्वलग्न है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन भाई, द्वितीयक और, मतलब एक प्राथमिक पूर्वलग्न होता है, एक क्या होता है, द्वितीयक। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं मूलाक्षर या मूल शब्द, मूलाक्षर या मूल शब्द, अंग्रेजी में बोलते हैं रूट वर्ड या वर्ड रूट। रूट का मतलब मूल होता है, रूट वर्ड या और वर्ड रूट प्लस क्या लिखते हैं, अनुलग्न। अनुलग्न को दो कैटेगरी में पढ़ा जाएगा, एक पढ़ेंगे क्या, प्राथमिक अनुलग्न, एक क्या पढ़ेंगे आप, द्वितीयक अनुलग्न। देखो, जो पूर्वलग्न है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीफिक्स और इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। प्रीफिक्स, सफिक्स, और इसको बोलेंगे सेकेंडरी, ये क्या होगा, प्राइमरी। और ऐसे इस प्रकार आप इसका भी लिख लेंगे, इसका प्राइमरी होगा, प्राथमिक, इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी। तो ध्यान से देखें आप लोग, अगर आप आईयूपीएसी पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको पूर्वलग्न लिखना है, उसके बाद लिखना है मूलाक्षर या मूल शब्द, उसके बाद लिखना है अनुलग्न। पूर्वलग्न को अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं और अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं। जो आपका पूर्वलग्न है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक।
लेकिन इसमें द्वितीयक को पहले लिखा जाता है, प्राथमिक को बाद में। द्वितीयक को पहले, पूर्वलग्न के केस में द्वितीयक को पहले, प्राथमिक को बाद में। और अनुलग्न के केस में क्या है, प्राथमिक को पहले, द्वितीयक को बाद में। देखो ध्यान से, ये जानते रहिए आप कि स्टार्टिंग जो होगी, देखो जो मूलाक्षर के पहले लिखे जाएंगे वो पूर्वलग्न होंगे, और जो मूलाक्षर के बाद लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, अनुलग्न। कुल मिला के सबसे पहले इन्हीं को लिखा जाता है, ये जानते रहिए आप लोग, सबसे पहले पूर्वलग्न को ही लिखा जाता है और बाद में क्या लिखते हैं, अनुलग्न। लेकिन आप एक तरीके से जानते हो कि स्टार्टिंग कर लें कार्बन की संख्या से। मूलाक्षर या मूल शब्द क्या दिखाता है कि लंबी श्रृंखला में कितना कार्बन है, जनक श्रृंखला में कितना कार्बन है, उसकी संख्या को मूलाक्षर दिखाता है। तो मूलाक्षर के जो पहले लिखेंगे वो पूर्वलग्न होंगे, और मूलाक्षर के जो बाद लिखेंगे वो क्या होंगे, अनुलग्न होंगे। तो कुल मिला के आप जानते रहिए, यहाँ आएगा ना, देखो तो ध्यान दीजिए आप ये चीज याद रखें कि जब भी आपको कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है, एक नोटिस पॉइंट आपका होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द्वितीयक पूर्वलग्न, फिर प्राथमिक पूर्वलग्न, फिर मूलाक्षर, फिर क्या, प्राथमिक अनुलग्न, फिर क्या लिखेंगे, द्वितीयक अनुलग्न। ये आपको याद होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक का जब भी आप IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, IUPAC था। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द्वितीयक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न, फिर प्राथमिक पूर्वलग्न, इसके बाद क्या लिखेंगे, मूलाक्षर, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न, इसके बाद क्या लिखेंगे, द्वितीयक। क्लियर हो पा रहे हैं आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहले जब भी नाम लिखना है IUPAC, सबसे पहले द्वितीयक पूर्वलग्न, फिर प्राथमिक पूर्वलग्न, फिर मूलाक्षर, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर क्या लिखेंगे, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, अब यही पढ़ना है कि ये किसे दिखाता है, ये किसे दिखाता है, ये किसे दिखाता है, यही सब समझेंगे आप। इसको लिखिए फटाफट। देखिए ध्यान से आप लोग, कार्बनिक यौगिकों का जब भी IUPAC नाम लिखेंगे आपको पता होना चाहिए ना, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, द्वितीयक पूर्वलग्न, फिर प्राथमिक पूर्वलग्न, फिर मूलाक्षर, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। ये होता है। अब मैं उसी को बारी बारी से लिखा रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं थोड़ा सा पहले शुरुआत करता हूँ मूलाक्षर से कि मूलाक्षर किसे दिखाता है, फिर लिखा दूंगा प्राथमिक अनुलग्न के बारे में, फिर लिखा दूंगा द्वितीयक अनुलग्न के बारे में, फिर सबसे लास्ट में लिखाऊंगा पूर्वलग्न के बारे में। हालांकि पूर्वलग्न को सबसे पहले लिखा जाता है, लिखा देना वैसे ही कि सबसे पहले मूलाक्षर लिखाऊंगा, उसके बाद क्या आता है आपका अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, इसके बाद आपको क्या लिखा जाएगा, पूर्वलग्न के बारे में, प्राथमिक पूर्वलग्न और द्वितीयक पूर्वलग्न, ऐसे लिखा दूंगा। लेकिन आपको ऑर्डर तो याद होना चाहिए कि कैसे कैसे मुझे लिखना है। द्वितीयक पूर्वलग्न को सबसे पहले, उसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न को, उसके बाद मूलाक्षर को, इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न को, इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है मूलाक्षर से। ये मूलाक्षर किसे दिखाता है, मूलाक्षर यह दिखाता है कि लंबी श्रृंखला या जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है। जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन, उनकी संख्या को दिखाता है मूलाक्षर। अगर जनक श्रृंखला में एक ही कार्बन है तो मेथ कहा जाएगा, 2 कार्बन होगा तो एथ कहा जाएगा, 3 होगा तो प्रोप कहा जाएगा, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नोन, 10 होगा तो डेक, 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो डोडेक, 13 होगा ट्राइडेक हो जाएगा, 14 होगा टेट्राडेक, 15 होगा पेंटाडेक, ऐसे ही करते चलेंगे। 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक और 19 के लिए नोनाडेक, ऐसा लिख लेंगे आप। ठीक है, और 20 के लिए आइकोस लिखा जाता है। कार्बन की संख्या अगर 20 हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, आइकोस। ठीक है, 20 के लिए आइकोस। ठीक है, तो थोड़ा बस जानते रहिए, 12 तक मैक्सिमम आपको मिलेगा, 10 तक मिलता है सामान्य केस में, मैक्सिमम आपको 12 तक मिलेगा। तो थोड़ा सा 12 तक याद रखिए आप कार्बन की संख्या को।
इसके बाद आप पढ़ेंगे अनुलग्न के बारे में। अनुलग्न को आप दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, जो अनुलग्न होता है एक तरीके से लिखते हैं कि यह क्रियात्मक समूह को ही दिखाता है। जो अनुलग्न होता है उसमें क्रियात्मक समूहों के बारे में पढ़ा जाता है। जो आपने ये नहीं लिखा है एन इन आइन, ये भी एक प्रकार के क्रियात्मक समूह ही है, लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं। मुख्य क्रियात्मक समूह जैसे आपका COH हो जाए, CHO हो जाए, OH हो जाए, ये सब मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अनुलग्न किसे दिखाता है, क्रियात्मक समूहों को दिखाता है। क्रियात्मक समूह जो प्राथमिक अनुलग्न होगा ये जूनियर को दिखाता है, जूनियर क्रियात्मक समूह है। और मुख्य क्रियात्मक समूह आपके कौन होंगे, CHO, COH, कीटोन वाले, C डबल बॉन्ड दोनों तरफ कार्बन होगा, ये सब मुख्य क्रियात्मक समूह होते हैं, एस्टर्स वगैरह। तो फिलहाल जानते रहिए कि जो प्राथमिक अनुलग्न होता है ये किसे दिखाता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को। आबंध की प्रकृति मतलब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को दिखाता है। कौन सा बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, केवल सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो एन लिखा जाएगा। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल हो, एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो क्या लिखेंगे आप, इन। दो डबल बॉन्ड आएगा तो डाई इन। एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच आ जाए तो आइन लिखा जाएगा। दो ट्रिपल बॉन्ड डाई आइन। एक डबल और एक ट्रिपल आया हो तो इन और आइन मिला के इन आइन लिखा जाता है, इन आइन। ठीक है, इसके बाद ये क्रियात्मक समूह ही है, लेकिन इनको जो है कार्बन की संख्या के ठीक बाद लिखा जाता है। जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या लिखने के बाद आप क्या लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि उसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह में हो कौन सकते हैं, हो सकता है आपका CHO हो सकता है, COH हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, OH हो जाए, ये सब मुख्य क्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आते हैं। एस्टर्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, और एक आपका होता है जिसको आप होता है ना जूनियर क्रियात्मक समूह। जूनियर, जिसे मैंने आपको बताया था अभी हाल में ही कि एक्स हेलोजन, वो भी क्रियात्मक समूह है। जो हेलोजन है एक्स, वो भी क्या होता है, क्रियात्मक समूह। जो NO2 होता है नाइट्रो, ये भी क्या होता है, क्रियात्मक समूह। एक होता है एल्कोक्सी, मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, एल्कोक्सी ये भी क्रियात्मक समूह होता है, लेकिन ये सब जूनियर होते हैं। और जूनियर क्रियात्मक समूह जो होते हैं ना, सबसे जूनियर होते हैं, इनसे भी जूनियर, सबसे जूनियर क्रियात्मक समूह यही होते हैं, और इनको पूर्व लग्न में भेज दिया जाता है। ये जूनियर क्रियात्मक समूह है, एक्स वगैरह NO2 OR, ये जूनियर क्रियात्मक समूह है, और इनको कहाँ भेज दिया जाता है, पूर्व लग्न में, वो भी कौन सा, द्वितीयक पूर्व लग्न। और इनको नाम दिया जाता है प्रतिस्थापी समूह, एक्स हेलोजन नाइट्रो एल्कोक्सी, इनको नाम क्या दिया जाता है, हाँ जो प्रतिस्थापी समूह है वो एक प्रकार की क्रियात्मक समूह ही है, ये जानते रहिए आप, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत जूनियर होते हैं। और उनको हमेशा के लिए कहाँ भेज दिया गया, हमेशा के लिए भेज दिया गया है पूर्व लग्न में। हेलोजन आएगा, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा, पूर्व लग्न में भेज दिया गया है, लेकिन जानते रहो कि ये एक प्रकार का क्रियात्मक समूह ही है, नाइट्रो एल्कोक्सी हेलोजन, और ये सब क्या है आपके मुख्य क्रियात्मक समूह। तो मैं आपको अभी लिखा रहा हूं कुछ क्रियात्मक समूहों की श्रेणी के बारे में, क्रियात्मक समूहों का क्रम, कि सबसे ऊपर कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, उसके नीचे कौन सा क्रियात्मक समूह, उसको बोलते हैं ना कि वरीयता श्रेणी। एक होता है वरीयता श्रेणी, उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर एक क्रियात्मक समूह होगा, उसके नीचे क्रियात्मक समूहों की मान्यता के आधार पर, उनके महत्व के आधार पर, सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह कौन है, उससे कम महत्वपूर्ण कौन है, उससे कम महत्वपूर्ण कौन है, उसके हिसाब से क्या बनता है, क्रियात्मक समूहों की एक श्रेणी बनती है क्रम के हिसाब से, उसी को नाम देते हैं वरीयता श्रेणी। वरीयता श्रेणी। कल मैं क्रियात्मक समूहों का एक क्रम, कल का मतलब आज ही लिखा जाएगा, ठीक है, आपको जो है क्रियात्मक समूहों का जो है एक वरीयता श्रेणी आपको बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग, अभी आपने लिखा है ना IUPAC नामकरण करते समय क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले आप लिखते हैं क्या, द्वितीयक पूर्वलग्न, इसके बाद क्या लिखते हैं, प्राथमिक पूर्वलग्न ना, इसके बाद क्या लिखते हैं, मूलाक्षर,
इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। ये पूरा तरीका है लिखने का। लेकिन सबसे पहले आपको मैं लिखाया हूं मूलाक्षर के बारे में या मूल शब्द के बारे में। तो मूलाक्षर या मूल शब्द किसे दिखाता है? यह दिखाता है कि लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं, उसकी संख्या को दिखाता है। इसके बाद मैं आपको लिखाया हूं प्राथमिक अनुलग्न के बारे में। प्राथमिक अनुलग्न क्या दिखाता है कि जितने भी कार्बन हैं, जनक श्रृंखला में जितने भी कार्बन हैं, सभी के बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है कि डबल है कि डबल सिंगल, दो मतलब डबल है, ट्रिपल है, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो वहां एन लिखा जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक स्थान पे डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखा जाएगा। 2 बार डबल बॉन्ड होगा तो डाई इन लिखा जाएगा, ठीक है। 3 बार होगा ट्राई इन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, अगर 1 बार होगा तो आइन लिखा जाएगा, 2 बार होगा डाई आइन लिखा जाएगा। अगर डबल और ट्रिपल दोनों तो इन और आइन, इन आइन लिखा जाता है। इसके बाद आपने क्या लिखना है? आपको लिखना है किसके बारे में भाई? द्वितीयक अनुलग्न के बारे में। द्वितीयक अनुलग्न, ध्यान दीजिए आप, जो द्वितीयक अनुलग्न होता है, द्वितीयक अनुलग्न जो होता है वो दिखाता है मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूहों की कैटेगरी में आप इसको पढ़ते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूहों की कैटेगरी में आप ये सब आते हैं आप। जैसे मान लीजिए ये क्रियात्मक समूह है आपका COOH, ठीक है। और ये तो क्रियात्मक समूहों की श्रेणी है, वरीयता श्रेणी क्रियात्मक समूहों का जो है ये महत्व का घटता हुआ क्रम है। क्रियात्मक समूहों के महत्व का घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह कौन है, ठीक है, उसके उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है क्रियात्मक समूह है वो है COOH। इसको सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो यही लिखा आपने ना कि क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी, जिसको ज्यादा वरीयता दिया जाएगा, किस क्रियात्मक समूहों को कम, समूह को कम वरीयता दिया जाएगा। तो इसमें सबसे ऊपर है COH, पहले देख लें आप, COH है, इसके बाद SO3H। COOH को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड समूह, सल्फोनिक अम्ल समूह इसका नाम, SO3H। इसके बाद ये आपका है एसिड एनहाइड्राइड, ध्यान दें आप, ये आपका है एसिड एनहाइड्राइड। देखिए ध्यान से, जो द्वितीयक अनुलग्न है ना, जानते हैं हम द्वितीयक अनुलग्न के बारे में। अब यही बात है कि ये आपका क्या है, ये एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड को आप ऐसे लिखते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O। इसको आप थोड़ा रट लीजिए। अब एसिड एनहाइड्राइड कैसे है सब समझाया जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल एसिड एनहाइड्राइड ये ग्रुप है, ये किसी भी यौगिक में अगर ये समूह पाया जाएगा ना तो उस कंपाउंड का नाम होगा एसिड एनहाइड्राइड। मतलब जैसे देखो ये COH क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। ये समूह जिस भी यौगिक में पाया जाएगा उस यौगिक को कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। SO3H एक सल्फोनिक अम्ल समूह है, खुद सल्फोनिक अम्ल समूह है, और ये समूह जिस भी यौगिक में पाया जाएगा उसे कहा जाएगा सल्फोनिक अम्ल। और ऐसे आपका है एसिड एनहाइड्राइड, ये है CO ट्वाइस, आप ऐसे लिखा गया ना, CO डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CO। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि CO 2 बार है फिर O, CO 2 बार है फिर O है। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, फिर ऐसा। ये भी एसिड एनहाइड्राइड को ही दिखाता है, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड के लिए लिखा या क्या जाता है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हुआ तो उसमें यह समूह पाया जाएगा, और इस समूह के लिए लिखा जाता है COOH जो समूह है इसके लिए लिखा जाता है ओइक एसिड, या कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। फिलहाल आप इसको ध्यान दीजिए, वो कब लिखा जाएगा बताया जाएगा। कभी कभी खुद कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आप ओइक एसिड को ध्यान दीजिए अभी। और SO3H के लिए लिखा जाता है सल्फोनिक एसिड। और CO ये है ना एसिड एनहाइड्राइड जो आपका है, इसके लिए लिखा जाता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक क्यों लिखा जाता है पता है?
ओइक एनहाइड्राइड इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनता है। जो एसिड एनहाइड्राइड है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही बनता है, इसीलिए इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब कैसे बनता है सब बताया जाएंगे बाद में आपको, ठीक है, अभी नहीं, बाद में बताया जाएंगे। कि आपका है एस्टर, COOR, COOR ये एस्टर है। एस्टर के लिए क्या लिखते हैं आप लोग? ओवर्ट लिखते हैं, ठीक है, ओवर्ट लिखते हैं। और इसके ये एक आपका COX है, इसके लिए क्या लिखते हैं? ऑयल हैलाइड, इसका नाम है एसिड हैलाइड, या इसी को एसिल भी कहा जाता है, एसिड या एसिल हैलाइड, COX। ठीक है, इसके लिए लिखा जाता है ऑयल हैलाइड, या आपका CONH2 है, एमाइड है, या आप इसको एसिड एमाइड भी कह सकते हैं, एसिड एमाइड। ठीक है, इसके लिए एमाइड लिखा जाता है, कार्बोक्सामाइड लिखा जाता है। कब लिखा जाएगा ये सभी आपको कंडीशन से बताया जाएगा, लेकिन आप फिलहाल ध्यान दो, एमाइड के लिए एमाइड लिखा जाता है, एसिड हैलाइड के लिए क्या लिखा जाता है? ऑयल हैलाइड लिखा जाता है। साइनाइड जो है CN है, इसके लिए नाइट्राइल लिखा जाता है। और आइसोसाइनाइड के लिए आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड के लिए अल, ये तो जानते हैं आप लोग, अल। कभी कभी ये लिखा जाता है कार्बल्डिहाइड, इसका नाम है। कब लिखा जाता है बताया जाएगा, कब अल लिखते हैं कब कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, ये सब कंडीशन से बताए जाएंगे। लेकिन सामान्य केस में अल लिखते हैं, अल जो कि आप पढ़े हैं। और COH के लिए सामान्य केस में वही एसिड लिखा जाता है, इसके लिए सामान्य केस में एमाइड लिखा जाता है। दूसरा वाला जो कंडीशन है वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपका कीटोन है, कीटोन के लिए ऑन लिखा जाता है, अल्कोहल के लिए ऑल लिखा जाता है। जैसे OH है वैसे ही O के स्थान पे अगर यस लगा दें, यस एच, मतलब O के स्थान पे एच लगा दीजिए, तो ये भी अल्कोहल की कैटेगरी में ही मानते हैं। इसका नाम होता है थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। सल्फर को ही थायो, हाँ, थायो ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो यस एच होने पर थायो एल्कोहल होता है, और उसके लिए थायोल लिखते हैं। एल्कोहल के लिए ऑल, और यस एच होने पर थायोल लिखा जाता है। इसके बाद एमीन है, NH2 एमीन है, एमीन के लिए एमीन लिखा जाता है, या एमाइन पढ़ सकते हैं आप उसको, AMINE है, इसको आप क्या पढ़ सकते हैं? एमाइन। यहाँ भी AMINE है, यहाँ भी AMINE है, यहाँ आप इसको चाहें तो एमाइन पढ़ सकते हैं, एमीन के लिए एमाइन। अब हाँ, ये जानते क्या है? ये क्रियात्मक समूहों के लिए है द्वितीयक अनुलग्न। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों लिखा गया है? जैसे देखो, ये चीजें तब लिखी जाती हैं कि मान लीजिए अगर क्रियात्मक समूह 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए, और समान नहीं, अलग अलग प्रकार की क्रियात्मक समूह अगर आ जाए, मान लीजिए, ऐसा समझे आप लोग कि अगर एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह आ जाए, तो उस केस में क्या होता है ना, एक क्रियात्मक समूह को सीनियर माना जाता है और एक को क्या माना जाता है? जूनियर। और वहां सीनियरिटी या जूनियरिटी देखने के लिए आपको ये क्रम याद होना चाहिए, एक सीनियर होता है, एक जूनियर होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो आ गया COH आ गया, लंबी श्रृंखला में COH आ गया, CHO आ गया, तो आप जो है CHO को जूनियर मानेंगे और COH क्या होगा? सीनियर। जो आपके जूनियर क्रियात्मक समूह होंगे ना, जूनियर क्रियात्मक समूह, वो चले जाएंगे कहाँ? पूर्व लग्न में। जो जूनियर क्रियात्मक समूह होते हैं वो कहाँ चले जाएंगे? हाँ, उनको आप लिखेंगे सबसे पहले द्वितीयक पूर्व लग्न। जूनियर, सीनियर वाले तो वही रहेंगे, सीनियर वाले क्रियात्मक समूह जो होंगे वो होंगे द्वितीयक अनुलग्न। जो जूनियर वाले होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? द्वितीयक पूर्व लग्न में। जैसे आप हैलोजन लिखते हो, हेलो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, क्योंकि ठीक उसी प्रकार से उनको भी लिखा जाएगा, ठीक उसी प्रकार से उनको भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं लिख दूं कि जो जूनियर क्रियात्मक समूह होते हैं, जूनियर क्रियात्मक समूह भाई कहाँ आते हैं? द्वितीयक पूर्व लग्न में। हाँ, द्वितीयक पूर्व लग्न को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो यही है ना, COH आ जाए, CHO आ जाए, तो आप COH के लिए ओरिक एसिड लिखोगे, लेकिन CHO के लिए ये नहीं लिखना है, अल नहीं लिखना है, CHO के लिए ये लिखना है, या तो ऑक्सो, या तो एल्डो, या तो फॉर्मिल, मतलब ये है लिखने। अगर आपका COH आ जाए
और CHO आ जाए तो CHO के लिए क्या लिखेंगे, एल्डो या फॉर्मिल या ऑक्सो, और उसको पहले लिखा जाएगा, ये नहीं कि बाद में। सबसे पहले उसे लिख दिया जाएगा, उसको वो चला जाएगा पूर्व लग्न में। ठीक है, अगर मान लो ऐसा आ जाए, CHO आ जाए फिर CN आ जाए, तो CHO नहीं, ये COOH आ जाए और CN आ जाए, तो COOH के लिए ओइक एसिड लिखा जाएगा और CN के लिए क्या लिखा जाएगा, साइनो। ये बात हो रही। मान लीजिए आपको CHO आ गया और ये आ गया NH2, तो फिर CHO के लिए अल लिखेंगे और NH2 के लिए क्या लिखोगे, एमीन। ये सब कंडीशंस बताए जाएंगे आपको। ऐसे देखो यही है ना कि COH के लिए कार्बोक्सी लिखा जाता है, SO3H के लिए सल्फो लिखा जाता है। ठीक है, ये है द्वितीयक पूर्व लग्न सभी के लिए। हाँ, ये कभी भी द्वितीयक पूर्व लग्न में नहीं आता, इसका कभी भी यूज जो है पूर्व लग्न के रूप में नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ नहीं लिखा जाता, जानते रहिए आप लोग, कभी भी आता ही नहीं, ये कभी भी नहीं आता, बस जानते रहिए। इसके लिए कार्बोक्सी लिखा जाता है, इसके लिए सल्फो लिखा जाता है, इसके लिए क्या लिखते हैं, ये एस्टर के लिए क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये पूरा एल्कोक्सी ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्बेल कॉक्सी पढ़ते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्बेल कॉक्सी। और इसके लिए लिखा जाता है ना हाइलो कार्बोनिल, हेलोजन के लिए हेलो कार्बोनिल, या ज्यादा प्रसिद्ध किसके नाम से है, हाइलो फॉर्मिल के नाम। एस्टर वाला इसके नाम से प्रसिद्ध है, कार्बेल कॉक्सी के नाम से। जब आएगा एस्टर, मान लो एस्टर भी आ जाए और ये आ जाए कार्बोक्सिलिक समूह, तो उसके लिए उस केस में एस्टर के लिए आप लिखेंगे कार्बेल कॉक्सी। ठीक है, और मान लो ये अगर ये आ जाए तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हेलो फॉर्मिल। और इसके लिए एमाइड के लिए कार्बेमोइल, कार्बेमोइल लिखा जाता है। ठीक है, और साइनाइड के लिए साइनो, इसके लिए आइसोसाइनो, ये जानते हैं, एल्डो फॉर्मिल और ऑक्सो। और इसके लिए कीटो या ऑक्सो लिखा जाता है। OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। ठीक है, और SH के लिए क्या लिखा जाता है, मरकेप्टो और सल्फेनिल, मरकेप्टो या सल्फेनिल। और NH2 के लिए एमीन। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे फिलहाल, ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, थोड़ा टफ है इसको, अब थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते याद होगा आपको। बस हाँ, जब भी यूज करना हो यहाँ से एक दो बार देखेंगे तो देखते देखते याद हो जाएगा अपने आप, यूज करते हुए ये चीजें याद हो जाएंगी आपको। बाकी मैं ट्रिक्स वगैरह बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे याद करें, इसका ऑर्डर कैसे याद करें। नाम तो आपको ऐसे, नाम ऐसे नहीं याद होगा, नाम जो है हाँ प्रैक्टिस करते हुए याद होगा। ठीक है, इसको लिखें आप। देखिए ध्यान से, आप आपने क्या किया ना, आप जो है द्वितीयक अनुलग्न के बारे में पढ़ चुके हैं। हालांकि लिखने का क्रम ये होना चाहिए कि सबसे पहले इसको लिखना चाहिए, द्वितीयक पूर्वलग्न, इसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न, फिर मूलाक्षर होना चाहिए, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। लेकिन आपको परिचय दिया गया है कि भाई ध्यान दीजिए, आपको जो आपके जूनियर क्रियात्मक समूह नहीं, जूनियर क्रियात्मक समूह, उसकी कैटेगरी में वो जो है इसकी कैटेगरी में आते हैं, प्रतिस्थापी समूह की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था एक बार ना, जो हेलोजन होते हैं, एल्कोक्सी होता है, एल्कोक्सी, नाइट्रो होता है, नाइट्रोसो होता है, ये सब जो है जूनियर क्रियात्मक समूह होते हैं, जूनियर क्रियात्मक समूह। और इनको हमेशा कब लिखा जाता है भाई, इनको हमेशा जो है द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में हमेशा के लिए लिखा जाता है। इनको तो हमेशा के लिए कहाँ लिखा जाता है, द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में होता है। बाकी जो और क्रियात्मक समूह है, जैसे मान लो अगर CHO आ जाए, COH आ जाए, तो उस केस में CHO बनता है ये। अगर COH आ जाए और CHO आ जाए, दोनों दो क्रियात्मक समूह आ जाए, तो उस केस में CHO को जूनियर माना जाता है और COH को सीनियर। CHO को लिखा जाएगा इस रूप में, द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में, क्या होता है, एल्डो या फॉर्मिल या ऑक्सो होता है CHO के लिए, और COH के लिए ओइक एसिड लिखा जाएगा। लेकिन ये देखो, चाहे COH आया रहे चाहे COH ना आया रहे, ये हमेशा के लिए हो चुके हैं द्वितीयक पूर्वलग्न। ये हमेशा के लिए क्या हो चुके हैं, द्वितीयक पूर्वलग्न हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो अगर आपका COH आ जाए, फिर आपका NO2 आ जाए, इसका नाम क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रोप्रोपेनोइक एसिड, 2 नाइट्रोप्रोपेनोइक एसिड, अर्थात नाइट्रो आपका क्या बना है, द्वितीयक पूर्वलग्न, उसको पहले लिखा जा रहा है। लेकिन अगर अगर COH न भी आया रहे,
तो भी इसको, हाँ, तो भी इसको क्या लिखा जाएगा, द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाएगा। मतलब ये हमेशा के लिए फिक्स हो चुके हैं, चाहे मुख्य क्रियात्मक समूह आया रहे चाहे ना आया रहे, ये हमेशा के लिए फिक्स हो चुके हैं द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में। इनके अलावा जूनियर क्रियात्मक समूह, ये तो भाई हमेशा के लिए हो चुके हैं। इसके अलावा जूनियर क्रियात्मक समूह भी इसी में काउंट हो जाते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह आए हो तो जो जूनियर वाला होगा उसको इसी कैटेगरी में लिख लिया जाएगा। ठीक है, जो इधर बात करें, अच्छा देखो, ये जो आपका है ना प्राथमिक पूर्वलग्न, ये किसे दिखाता है, ये दिखाता है कार्बन की बंध श्रृंखला को दिखाता है। इसका यूज तभी किया जाएगा जब कार्बन की बंध श्रृंखला आई। कार्बन की श्रृंखला अगर ओपन हो तो फिर इसको नहीं लिखा जाता, और अगर कार्बन की श्रृंखला बंद हो तो उस केस में साइक्लो लिखा जाता है। अगर एक श्रृंखला कार्बन की बंद हो, जैसे मान लो ऐसी श्रृंखला हो, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, जैसे ऐसा कि कार्बन की श्रृंखला अगर बंद होगा तो साइक्लो लिखा जाएगा। अगर इसी प्रकार से एक श्रृंखला और बंद हो जाए ना, जैसे ऐसा कुछ आ जाए, तो उस केस में बाईसाइक्लो लिखा जाएगा। यही बात है, अगर कार्बन की श्रृंखलाएं बंद हो तो उस केस में साइक्लो लिखा जा सकता है, बाईसाइक्लो लिखा जा सकता है। और एक होता है स्पाइरो। अच्छा मैं बता रहा हूँ स्पाइरो क्या होता है। जैसे मान लो अगर कोई कार्बन ऐसा जुड़ा हो, देखो ये मतलब कुल मिला के बाईसाइक्लो ही होता है, लेकिन इसमें जो है ना, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग कार्बन से श्रृंखलाएं बंद हो पा रही हैं। ये जो अगली बंध श्रृंखला आ रही है अलग अलग कार्बन से जुड़ी है, लेकिन यहाँ जो है ये जो दो श्रृंखलाएं बंद हो रही हैं वो किसी न किसी मतलब एक ही परमाणु से जुड़ रही हैं। इस पायरो में क्या होता है कि दो बंध श्रृंखलाओं को एक ही परमाणु जोड़ता है, और बाईसाइक्लो में क्या होगा, दो बंध श्रृंखलाओं को अलग अलग परमाणु जोड़ता है। जैसे आपका ये बाईसाइक्लो है, इसमें ये जो है अलग अलग परमाणु है, चाहे वो समान प्रकार का हो सकता है चाहे वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, चाहे वो समान प्रकार का हो सकता है चाहे वो क्या हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग परमाणु होगा। ठीक है, और यहाँ जो होगा ये स्पाइरो है, जानते रहिए ये क्या है आपका स्पाइरो। ठीक है, तो इसको लिखे फटाफट आप। अब आप हेडिंग लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केनों के नामकरण की विधियां। पहले आपको एल्केन पढ़ाए जाएंगे, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन वगैरह, फिर क्रियात्मक समूह वगैरह की बातें होंगी। हेडिंग कर लें आप, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बनों या ब्रैकेट में क्या कह सकते हैं, एल्केनों, एल्केनों के नामकरण की विधियां। कौन सा नामकरण भाई, आईयूपीएसी। तो देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले देखो, रूल यही है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव किस रूप में करते हैं भाई, का चुनाव जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला या मात्र श्रृंखला के रूप में करते हैं, के रूप में करते हैं। और बताया जा रहा है कि जो कार्बन या जो कह सकते जो लंबी श्रृंखला में, जो लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाते क्या कहलाते हैं भाई, हाँ पार्श्व श्रृंखला कहलाते, पार्श्व श्रृंखला, ब्रैकेट में लिख लो साइड चेन कहलाते हैं। कहलाते हैं
अच्छा आप इसको समझे ध्यान से, तब आराम से लिखे आप। देखो अगर आपको आईयूपीएसी नाम एल्केनो का करना है, एल्केनो का, जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड आया तो उसमें सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी है। कार्बन की लंबी श्रृंखला का मतलब ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या सर्वाधिक हो, अधिक से अधिक हो। कार्बन की लंबी श्रृंखला का मतलब यही है कि ऐसी श्रृंखला बन जाए जिसमें कार्बन की संख्या सर्वाधिक हो, चाहे वो तिरछी हो चाहे वो सीधी हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाए, एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया जाए, आपको ऐसा दिया जाए, पूछा जाए कि पहले लंबी श्रृंखला बनाओ, और भी क्वेश्चन, जिससे मान लो आपको ऐसा दिया, दूसरा क्वेश्चन, बताइए अच्छा इसमें लंबी श्रृंखला कौन सी बनाएंगे? अगर हाँ, देखो यही बात है, आपको कार्बन जोड़ने हैं, किधर ज्यादा मिल सकते हैं। अगर आप इधर जाते हैं इधर, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, अगर आप यहीं से नीचे आएंगे तो 7 कार्बन हो जाएंगे। अगर आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको मिलेंगे अगर आप सीधे जाएंगे तो। अगर आप यहीं से तिरछे हो जाएंगे तो क्या मिलेंगे? 7 कार्बन। अर्थात अगर आप उसको लंबी श्रृंखला बनाएंगे तो सबसे पहले आपका आईयूपीएसी नाम गलत हो जाएगा। पहले ही आपका पहला स्टेप बहुत साधारण, बहुत सावधानी से चुनना है आपको। तो आपको जो है सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला बना लेनी है। ये लंबी श्रृंखला है, इसी का नाम क्या दिया जाएगा? जनक श्रृंखला। ठीक है, और जो छूट जाएगा वो सब क्या कहलाएगा? पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा यहां बात किया जाए तो यहाँ देखो, हाँ इधर से नहीं जाना, इधर से नहीं जाना है, इसके नीचे 2 कार्बन और मिल जाएंगे आपको, वो लंबी हो जाएगी। इसके बाद इधर जाना है, तो ऐसी आपकी लंबी श्रृंखला मिलेगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? पार्श्व श्रृंखला। तो ये आपकी लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला। और ये दोनों क्या है आपके? ये दोनों है पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, मान लीजिए, देखो आपको केवल आज लंबी श्रृंखला चुनना सिखाया जाएगा, नामकरण वगैरह के बारे में अगले वीडियो में ही बताऊंगा मैं आपको, कैसे नाम लिखना है, कैसे क्या करना है, वो सब तरीके आपको अगले वीडियो में ही बताए जाएंगे। लेकिन आप इसमें लंबी श्रृंखला चुनना सीख लें। जैसे अच्छा ये जान लीजिए आप लोग कि अगर कभी भी देखो, अगर कभी भी किनारों वाले कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हो, जैसे ऐसे कार्बन जुड़ा है ना, तो आप लोग सोचते क्या है कि इसको जो है ये लंबी श्रृंखला बना लिया जाए और इस कार्बन को छोड़ दिया जाए, जो आपके मन में सामान्य तरीका आता है इसको सॉल्व करने का। लेकिन ये गलत हो जाएगा। कभी भी अगर अंतिम कार्बन से, अंतिम सिरों वाले कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हो तो उसको ब्रांच में शामिल नहीं किया जाता है। एल्केनो का नामकरण जब भी करेंगे आप, तो उस केस में अगर ब्रांच में कोई कार्बन आपको दिख रहा है, अंतिम कार्बन से होते, इधर होता तो मान लेते हैं, लेकिन अगर अंतिम कार्बनों से कोई कार्बन ब्रांच में जुड़ा हो, वो ब्रांच नहीं होता है, वो लंबी श्रृंखला में शामिल होता है, ऐसा ये बात हो। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ ये वाला बात होता है ना, समझ पा रहे हैं? लंबी श्रृंखला चुनने में बहुत सावधानी बरतें आप लोग, उसके बाद नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लंबी श्रृंखला सही से चुनें। इसके बाद जो है ना, जो इसके नामकरण वगैरह की बातें हैं वो अगले वीडियो में की जाएंगी, इसका अच्छे तरीके से नाम वगैरह लिखा जाएगा आपको। ये थोड़ा सा 10 वाला नहीं है, इसमें आप डीप गहराई में पढ़ेंगे। आप एल्किल समूहों के बारे में भी 2 प्रकार से, एल्किल समूह 2 टाइप से पढ़ेंगे आप भी। एल्किल समूह 2 प्रकार के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सामान्य एल्किल समूह, एक पढ़ेंगे जटिल एल्किल समूह, कॉम्प्लेक्स। या पार्श्व श्रृंखला जो कहा नहीं आपने, पार्श्व श्रृंखला 2 टाइप पढ़ेंगे, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। 11 में ये टफ चीजें हैं थोड़ी सी, तो आप इतना लिख लीजिए, बाकी जो है नामकरण वगैरह के बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा।